देखिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया की क्या भूमिका है, ये भी एक टॉपिक आपके सिलेबस में है। या मीडिया से क्या-क्या चुनौतियाँ आती हैं, ये आपके सिलेबस में है, तो इस पर भी हम एक बार अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया, नफ़रत फैलाने में आतंकवादी समूहों के लिए वरदान, एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती। एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया जो है, खासकर जो लेटेस्ट 256 बिट का एन्क्रिप्शन आया है, ये जो एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं, उनके लिए चुनौती है क्योंकि वो सर्वेलेंस नहीं कर पाते हैं। ये जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, जैसे व्हाट्सएप में भी आप देखते हैं आजकल तो 256 बिट एन्क्रिप्शन है व्हाट्सएप या टेलीग्राम का। टेलीग्राम में जो नॉर्मल मैसेजेस होते हैं वो 128 बिट पे हैं, लेकिन जो उनका प्राइवेट चैनल है वो 256 बिट एन्क्रिप्शन होता है उसके अंदर। तो ऐसे जो कम्युनिकेशन है उनको इंटरसेप्ट करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और इंटरसेप्ट ना करने की वजह से, सर्वेलेंस ना करने की वजह से जो आतंकवादी संगठन है या जो आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाते हैं, ऐसे अराजक तत्व हैं, वो आपस में आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं, कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। ठीक है। फिर देखिए मीडिया की एक शिक्षाप्रद भूमिका होती है लोगों को एजुकेट करने की। आंतरिक सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण घटक लोग होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे पे नहीं हो सकती, लेकिन लोग तो चप्पे चप्पे पे है कि नहीं। तो ये जरूरी है कि जो लोग हैं वो जो है सुरक्षा एजेंसियों की आंख और कान बने। एक छात्र कह रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट नहीं समझ में आया, छात्रा कह रही है। देखिए एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया मतलब, देखिए किसी भी सूचना को आप गोपनीय तरीके से किसी व्यक्ति के पास पहुंचाना चाहते हैं, ऐसी प्रौद्योगिकी को एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ठीक है ना। एन्क्रिप्शन एन्क्रिप्शन क्या होता है, इसका एक बहुत ही सरलतम व्याख्या आपको बताऊं। अगर मान लीजिए कि आपको किसी को ये भेजना है, ये भेजना है, ठीक है। तो आप क्या कोड बनाते हैं, कल्पना कीजिए। ये सिर्फ सरलतम आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एन्क्रिप्शन समझ में आए, ठीक है ना। ये इससे ज्यादा सरल करके इसको नहीं समझाया जा सकता। तो आप क्या करते हैं, उसको मैसेज क्या भेजते हैं। ये भेजते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये किस प्रकार एनक्रिप्ट किया गया है। एक वर्ड आगे, तो इसका डिक्रिप्शन की क्या हुआ, एक वर्ड पीछे। ये क्लियर हुआ। अब ये डिक्रिप्शन की है, ये किसके पास है, जिसके पास आप मैसेज भेज रहे हैं उसके पास। तो आप जब किसी को एक कागज पे लिख के देंगे कि आप ये मैसेज जो है उसको दे देना, तो जो उस मैसेज को लेके जाएगा वो इसको नहीं समझ पाएगा। वो तभी समझ पाएगा
जब उसको ये की मिल जाएगी कि हर एक शब्द का पिछला शब्द जो है इस मैसेज का मायना है, तो वो इसको इसमें कन्वर्ट कर लेगा। अब ये तो बहुत सरल एन्क्रिप्शन मैंने आपको बताया, जिसको डिकोड करना बहुत मुश्किल नहीं था, आपने डिकोड कर लिया। क्योंकि आप में सामान्य बुद्धि है, तो आपने बुद्धि लगाई और मैंने इसमें जो है दिखाया भी हुआ है। शायद मैं ये मैसेज अगर किसी आपको रैंडम चिट पे लिखा मिलता है, तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि ये क्या अनाप शनाप लिखा हुआ है। मानते हैं आप ये बात? लेकिन जिसके पास ये की होगी वो आसानी से समझ लेगा। ठीक है? तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है कि वो जो डिक्रिप्ट करने की है, वो सामने वाले के पास है जिसके पास आप मैसेज भेज रहे हैं। क्योंकि इंटरसेप्टिंग एजेंसी के पास वो की नहीं है, तो वो एजेंसी उस पर सर्वेलेंस कर ही नहीं सकती। अच्छा, एक चीज ये है कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि इसमें क्या की लगी है, तो आपने आसानी से बता दिया। इसको कहते हैं डिक्रिप्शन प्रोसेस, कि आप इस मैसेज को आसानी से डिक्रिप्ट कर लेंगे क्योंकि आपने सामान्य बुद्धि लगा के, माइंड लगा के, और ये देखा कि भाई इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको एक शब्द पीछे कर रहा हूं तो मुझे स्पष्ट शब्द समझ आ रहे हैं। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? लेकिन मैं इसको अगर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दूं, जैसे पहला शब्द में 2 लेटर आगे, उससे अगले शब्द में 3 लेटर पीछे, उससे तीसरे शब्द में 2 लेटर फिर आगे, तो आपको ये जो है डिक्रिप्ट करना मुश्किल है। वो भी बहुत आसान होता है कंप्यूटर्स के लिए डिक्रिप्ट करना। लेकिन ऐसे ही आप एन्क्रिप्शन अगर 256 बिट का करते हो तो बहुत कॉम्प्लेक्स एन्क्रिप्शन होता है। उसको डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है? हाँ, देखिए अलग-अलग लैंग्वेज में भेज सकते हैं, लेकिन जो है उसको डिक्रिप्ट कर ही लिया जाता है क्योंकि कंप्यूटर भी बड़ा फास्ट होता है। ऐसा बोला जाता है कि जब क्वांटम कंप्यूटर आ जाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी, तो आपका कोई भी पासवर्ड सेफ नहीं है। आपके सारे पासवर्ड डिक्रिप्ट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए 256 बिट एन्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है। वो उसका मिली सेकंडों में डिक्रिप्ट कर सकता है। अच्छा, डिक्रिप्ट करने में वो क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे वो सारे पैटर्न जो है उसमें इस्तेमाल करके देखेंगे, तो जौन सा पैटर्न जो है फिट बैठेगा, लेकिन वो कितनी जल्दी करके देखेगा, तो ये निर्भर करता है आपकी कंप्यूटर स्पीड कितनी है। ठीक है? हालांकि ये प्रौद्योगिकी है, इसके विस्तार में मुझे जाना नहीं चाहिए। क्योंकि किसी छात्रा ने प्रश्न पूछा था कि एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है, तो वो मैंने आपको बताया। ठीक है? क्लियर? ठीक है। देखिए, दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको समझाया है कि मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो चुनौतियां हैं उसको लोगों को बताने में, लोगों को जागरूक करने में। ठीक है? जितने जागरूक लोग होंगे, उतना ही सहायक वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए साबित होंगे, उतना ही आपस में एक दूसरे का ध्यान रख सकेंगे। ऐसे समाज में, जो जागरूक समाज है, उसमें इस प्रकार के अराजक तत्व, इस प्रकार के तत्व जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, वो पनपते नहीं है। फिर देखिए, खोजी पत्रकारिता की भूमिका ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खोजी पत्रकारिता क्या करती है, वो सत्य को पता करती है। ठीक है? और उससे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन नहीं फैलता। मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन से भी आंतरिक सुरक्षा को बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाती है। इसका एक उदाहरण हमारे देश में कहाँ देखने को मिलता है? हम इतने सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं आंतरिक सुरक्षा में, क्या आप उसका उदाहरण दे सकते हैं? गुड मॉर्निंग सर। क्या आप इसका, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक छात्र और एक छात्रा ने बिल्कुल सही। जम्मू कश्मीर में जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है,
उसकी वजह से हमें नई-नई चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। हाँ, सांप्रदायिकता भी फैलाई जा सकती है निश्चित तौर पे। अच्छा, नक्सलवाद और माओवाद प्रभावित क्षेत्र में भी वो नक्सलवाद को जॉइन करने के लिए कैसे प्रेरित कर लेते हैं? तो उसमें भी तो मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं ना। क्लियर? तो खोजी पत्रकारिता का क्या काम है? सत्य को निकाल कर और जनता के सामने रखना। ये तीसरा पॉइंट समझ में आया? फिर देखिए, मीडिया की सामाजिक जिम्मेदारी, उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया की समाज में। सरकार को जवाबदेह बनाने में मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मान लीजिए कि सरकार जो है आंतरिक सुरक्षा से जो जुड़ी चुनौतियां हैं, उस पर अगर कोई कदम नहीं उठाती है, तो जनता को सारी चीजें बताकर उनको एजुकेट करके सरकार पर एक दबाव बनाना कि भाई आप आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जितने भी चुनौतियां उस पे जो है सक्षम कदम क्यों नहीं उठाते। ठीक है। समाज में एकता का निर्माण करना, ये मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। समाज में एकता होगी तो आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को लड़ने में और ज्यादा अच्छा होगा या कमी आएगी? हम्म। सकारात्मक होगा ना आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के लिए भी। जी, बिल्कुल। फिर संवेदनशील समाचारों की जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग का मुद्दा। ठीक है। जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग का मुद्दा ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपने देखा होगा कि जब 26/11 का हमला हुआ, तो मैं किसी विशेष पत्रकार का या विशेष न्यूज चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनकी जो रिपोर्टिंग रही वो बड़ी इर्रेस्पॉन्सिबल रही, गैर जिम्मेदाराना रही। जब लाइव ऑपरेशन चल रहा था उस समय लाइव जो है कमांडोज कहाँ कहाँ तैनात किए गए हैं, कहाँ कहाँ उतर रहे हैं, उसका लाइव रिपोर्टिंग चल रहा है। और जो आतंकवादियों के हैंडलर हैं वो भी न्यूज चैनल देख रहे हैं और उस न्यूज चैनल से सूचना लेके वो उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। है कि नहीं? तो इस प्रकार की जो गैर जिम्मेदारी भरी रिपोर्टिंग है, ये भी आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। ठीक है। बाद में जो है मीडिया को लेकर कुछ रूल्स रेगुलेशन लाए गए, लेकिन मीडिया को कहा जाता है कि सरकार रेगुलेट ना करके वो सेल्फ रेगुलेट करे तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है ना? क्योंकि मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता है लोकतंत्र का, आप जानते होंगे। देखिए, अब एक छात्रा आके फर्स्ट पॉइंट पूछ रही है। फर्स्ट पॉइंट को मैंने कितना डिटेल में बताया है। आप लेट आई होंगी। देखिए, अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं ना, तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं होती है एक्सप्लेन करने की। हाँ, आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है और आपका जो प्रश्न है वो सटीक है, और आपके प्रश्न से मैं समझ जाऊंगा कि आपने जो है पहले ध्यान से सुना है कि नहीं सुना है। ठीक है ना? हाँ, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम का इशू जो है अगर है तो आप इसको रिकॉर्डेड आप सुन लीजिएगा। फिर सामाजिक जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करना। ठीक है ना? ताकि वो सुरक्षा एजेंसियों के आंख और कान बन सके। आंख और कान कैसे बनते हैं, बता सकते हैं आप? एक प्रश्न है कि खोजी पत्रकारिता क्या होती है? खोजी पत्रकारिता होती है कि आप जो है देखिए, एक तो होती है कि आप कुछ घटनाएं घट रही हैं, आप उसको ऐसा का ऐसा वर्णन कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं। एक होता है जब आप किसी विषय के अंदर घुस के चीजों को पता करें, हर वो तरीका अपनाएं जिससे कि एक ऐसी सूचना जो सामान्यतः पब्लिक को अवेलेबल ना हो, लेकिन आप किसी तरीके से उस सूचना को, उस गोपनीय सूचना को भी निकाल लाए, तो उसको जो है खोजी पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है। हम्म।
हाँ, स्टिंग ऑपरेशन जो है वो खोजी पत्रकारिता का आप कह सकते हैं कि एक पहलू है। गुड जो है कुछ छात्र ने लिखा है कि संदेहास्पद चीज देखी तो तुरंत इन्फॉर्म करना, बिल्कुल। बट लेकिन उससे पहले ही खुद में ये क्षमता डेवलप करना है कि हम जो भी चीज संदेहास्पद है उसको देख सकें। तो जब भी हम कहीं ट्रैवल करें तो जो है आसपास देखें, नजर रखें। कोई व्यक्ति संदिग्ध तरीके से बिहेव कर रहा है तो कम से कम उस पर नजर रखी जाए। कोई सामान लावारिश पड़ा है या आपकी सोसाइटी में कोई आके ऐसा व्यक्ति रह रहा है जिसपे संदेह हो रहा है, ठीक है ना, उसका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह नजर रखना, बिल्कुल। और जरूरत पड़ने पर मान लीजिए कि कहीं पे हमला हुआ है तो सुरक्षा एजेंसियों के साथ उनकी इंस्ट्रक्शन सुनना, उनको सहायता करना, ठीक है ना। क्लियर हुआ? ठीक है। भय फैलाने वाले दुष्प्रचार का मुकाबला, मतलब कि अगर आप एक सेंसेशनलाइज करके कोई न्यूज दिखा रहे हैं तो उससे भय और फैलेगा। और आतंकवाद का तो मुख्य उद्देश्य क्या है, मैंने आपको बताया था। क्या है मुख्य उद्देश्य आतंकवाद का? लोगों में भय फैलाना, और उसी का माध्यम मीडिया बन जाए। तो उनका उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं? और उनका उद्देश्य पूरा करने में किसने भूमिका निभाई? मीडिया ने, है कि नहीं? फिर सामाजिक अनुसंधान, जमीनी हकीकत, सत्य का पता लगाना। इससे क्या होता है कि समाज में दुष्प्रचार नहीं फैलता। आज देखिए ऐसी स्थिति हो गई है कि कितने पोर्टल हैं जो मिथ्या सूचना देते हैं और उससे समाज में अराजकता फैलती है, सांप्रदायिकता फैलती है कि नहीं? तो अगर कोई गलत न्यूज, फेक न्यूज सर्कुलेट कर दी गई है तो उस फेक न्यूज का पता लगाना, सत्य को पता लगाना और फिर उसको समाज को बताना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, आग में घी का काम मीडिया कर देती है। बड़ा दुर्भाग्य है। और वो भी टीआरपीस के लिए। हमारे देश में मनुष्य की जीवन से बढ़कर टीआरपी है, ऐसा प्रतीत होता है। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया बनाम सोशल मीडिया, इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? तो देखिए, ऐसा देखा गया है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अच्छा एक बात बताइए कि कल्पना कीजिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो भारत में चलती है उसमें इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से आ रहा है और चाइना से आ रहा है। तो क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि वो ऐसी चीजें दिखाएं या ऐसी चीजें ना दिखाएं जो समाज को जानने आवश्यक है? एक प्रश्न है छात्र का कि सर सामाजिक जागरूकता चुनौती कैसे है? देखिए, सामाजिक जागरूकता चुनौती नहीं है, लेकिन सामाजिक जागरूकता में कमी तो चुनौती है। आप उसको इस तरीके से रीड कीजिए, ठीक है ना। अच्छा, ये संभावना हो सकती है क्या कि आपकी जो मीडिया है उसकी जो ऑनरशिप है उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर की कुछ ऐसी शक्तियों के हों जो भारत के समाज को गुमराह करना चाहते हों, उन्हें धोखे में रखना चाहते हों, अपनी ही सरकार के प्रति जो है रोष उनमें फैलाना चाहते हों? हो सकता है कि नहीं? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा है, या किसी विशेष न्यूज़ चैनल या उसका नाम नहीं लूँगा मैं। मैं आपसे सिर्फ़ इतना पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसी संभावना है आज के ग्लोबल वर्ल्ड में? और अगर ऐसी संभावना है, तो क्या इस पर कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता नहीं है? क्या इस पर हमें जो है कड़ा रेगुलेशन लाने की आवश्यकता नहीं है? अन्यथा आपकी संप्रभुता सिर्फ़ नाम की संप्रभुता रह जाएगी। मानते हैं आप? सॉवरेनिटी आपकी सिर्फ़ नाम की रह जाएगी। मानते हैं ये बात? अच्छा एक बात बताइए कि
जो न्यूज़ चैनल वगैरह हैं, उनका प्रभाव क्या इलेक्शन पे पड़ता है कि किसको चुना जाए और किसको ना चुना जाए? पड़ता है। अच्छा, इसमें सोशल मीडिया का भी रोल है क्या? क्या हम सोशल मीडिया से भी इंफॉर्मेशन जुटाते हैं? हम में से बहुत सारे लोग आजकल मेरे ख्याल से सोशल मीडिया से ज़्यादा जुटाते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया, देखिए एक कुछ सकारात्मक चीजें भी हैं सोशल मीडिया की, जैसे कि पहले आपको न्यूज एक्सेस होती थी खाली मेन स्ट्रीम मीडिया से, जिसको जिसके ऊपर काबू कुछ ही लोगों ने कर रखा था। तो वो जो चाहते थे वो आपको दिखाते थे, जो नहीं चाहते थे वो नहीं दिखाते थे। आजकल सोशल मीडिया पे कैसे है? सोशल मीडिया पे तो आप जानते होंगे कि आप ऑल्टरनेटिव सोर्स से भी इंफॉर्मेशन जुटा सकते हो। एक जो ऑल्टरनेटिव नैरेटिव है उसको आप पता कर सकते हो। जो उस न्यूज को जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाना चाहता है उसके विरुद्ध में अगर कोई अपने विचार रखना चाहता है, उन विचारों को भी आप वहां पर पढ़ सकते हो। तो आपकी जो दृष्टि है चीजों को देखने की, वो गहरी होती है कि छिछली होती है सोशल मीडिया पर ऑल्टरनेटिव ओपिनियन एक्सेस करने से? गहरी होती है कि नहीं? तो आपको कोई गुमराह नहीं कर पाता। तो ये भी एक सोशल मीडिया का एक सकारात्मक पहलू है कि अब जो है जानकारी सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया के कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, इसने जो है पोर्टल्स रन करना भी बहुत आसान कर दिया। पहले आपको मेन स्ट्रीम मीडिया जैसा एक जो है न्यूज़पेपर खड़ा करना या चैनल खड़ा करना, उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होता था। आजकल क्या है? ट्विटर पे एक अकाउंट बनाया, एक वेबसाइट खोल ली, ठीक है ना? ट्विटर पे अकाउंट से फॉलोवर जुटा लिए और इस तरीके से अपना काम फैला लिया। बात समझ में आई? मतलब आज जो है बहुत आसान है इन चीजों को स्टार्ट करना। इसलिए आप देखोगे कि सिटीजन भी जर्नलिस्ट बन गए हैं। इनको सिटीजन जर्नलिस्ट बोला जाता है। जहां पर भी कुछ विवाद चल रहा होता है उसकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। होता है ऐसा। और उस वीडियो को कोई एनफोर्समेंट एजेंसी नोटिस कर लेती है और उस पर कार्रवाई कर लेती है। क्लियर हुआ? आजकल तो पुलिस डिपार्टमेंट इसी में बैठे हुए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को आप टैग कीजिए और कोई वीडियो अपलोड कर दीजिए कि देखिए यहाँ ऐसा अपराध हो रहा है, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर देती है। पहले पहले मेन स्ट्रीम मीडिया ये निर्धारित करती थी कि कौन सा अपराध दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है कि नहीं? पूरा बायस्ड था। क्लियर हुआ? समझ में आया? ये मेन स्ट्रीम मीडिया बनाम सोशल मीडिया। अच्छा, ये मैंने आपको सकारात्मक पहलू बताए, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी है। जैसे सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया बन चुका है जिसको आप कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्या सोशल मीडिया पे कोई बॉर्डर है? कोई अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? कोई बॉर्डर नहीं है। तो वहां पर एक समस्या ये पैदा होती है सोशल इंजीनियरिंग की, कि कोई यूके में बैठ के या फिलीपींस में बैठ के, जो मैंने आपको उदाहरण दिया था आतंकवाद की चर्चा करते वक्त भी, आपके लोगों के ओपिनियन को बदल कैम्ब्रिज एनालिटिका का मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, है कि नहीं? तो वो आपके ओपिनियन को जो है प्रभावित करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो इससे भी जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, उस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्लियर हुआ? इनफैक्ट आपको बताऊं कि एक उदाहरण आपको देता हूं। यूके ने यूरोपियन यूनियन से जो एग्जिट किया, जिसको ब्रेग्जिट कहते हैं, ब्रेग्जिट में ऐसा कहते हैं, उनका यह आरोप है कि रशिया ने ब्रिटेन में जो है इस प्रकार का प्रोपेगेंडा किया सोशल मीडिया के थ्रू, जिसकी वजह से जो है, हालांकि वो मार्जिन बड़ा कम था, कि मेजोरिटी से जो है लोगों ने ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करने के लिए वोट किया, जो कि रशिया चाहता था। क्योंकि अगर ब्रिटेन एग्जिट होता है तो उससे यूरोपियन यूनियन कमजोर पड़ता है, जो कि रशिया के फेवर में रहेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके के आरोप लगे। इन आरोपों में कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी संभावना होती है। अपने आप में ये भी एक आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसी संभावना बन सकती है। भले ही वो पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल है वो झूठा हो, वो पर्टिकुलर जो घटना है
वो हो सकता है उसमें असत्यता हो, सत्यता ना हो, लेकिन ऐसी चीज़ होने की संभावना अपने आप में आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा करती है। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। मेरी आवाज़ क्लियर है ना आपको? स्पष्ट आ रही है ना? ठीक है, ज़्यादातर छात्र कह रहे हैं सही है, तो जिनकी प्रॉब्लम है वो एक बार अपने साइड से चेक करें, रिफ्रेश कर लें। फिर मीडिया का स्वामित्व और विदेशी फंडिंग का मुद्दा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा ये। ठीक है। फिर समाज की बुराइयों के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करना, ये भी एक मीडिया का काम है। क्योंकि समाज में जो बुराइयां हैं उनकी वजह से भी काफ़ी नकारात्मकता फैलती है और लोगों में बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने जीवन से बिल्कुल हार मान चुके हैं, ऐसे लोगों ये बड़े संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोगों को जो है आतंकवादी संगठन या माओवादी संगठन ये टैप कर लेते हैं। तो उनका जो रोष होता है उसका दुरुपयोग करके, ठीक है, अपने ही समाज के विरुद्ध अराजकता फैलाने के लिए प्रेरित करते हैं। एक प्रश्न है कि रशिया ईयू को कमजोर क्यों करना चाहता है? बेटा, मैं इसका उत्तर आपको विस्तार से बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा विषय नहीं है, प्रश्न नहीं है, तो इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। ठीक है ना? ये आप जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूछिएगा। फिर देखिए, नीतिगत सुझाव देना और आंतरिक सुरक्षा दृष्टिकोण में सक्रिय होने के लिए सरकारों को जवाबदेह बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो समाचार पत्रों में बहुत अच्छे-अच्छे लेख छापते हैं। उनको जो लोग नीति निर्धारण में बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, जो नीति निर्धारक हैं, वो उन लेखों को पढ़ते हैं, उनमें से विचार उठाते हैं और उन विचारों को आंतरिक सुरक्षा से जुड़े जो कदम हैं, उनमें इम्प्लीमेंट करते हैं, उनमें इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है? ये क्लियर आया समझ में? पहला पॉइंट इसमें आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करना, मुंबई केस स्टडी जो मैंने आपके साथ चर्चा की। देखिए, एक कंसर्न है छात्र का, सर पीपीटी को ऐसे बनाया करें ताकि रिवीजन के टाइम वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो। देखिए, ऐसा नहीं होता। वीडियो को देखना तो पड़ेगा ही आपको, क्योंकि पीपीटी में मैं सब कुछ नहीं लिख सकता जो मैं बोल रहा हूँ। फिर तो बहुत अजीब सी पीपीटी हो जाएगी, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँगा। अगर मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ रहा हूँगा पीपीटी से, तो मैं आपको मेरे आने की क्या आवश्यकता, पीपीटी दे देता हूँ, है कि नहीं? और मेरे पीपीटी देने की क्या आवश्यकता है? मटेरियल तो मार्केट में बहुत पड़ा हुआ है, वहां से भी उठा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो चीजें जो है वो समझानी पड़ती हैं, तभी आपके समझ में आती हैं। उनको सरलतम बनाना पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो लाइव टीचर होता है वो आपके लाइव डाउट्स को क्लियर करता है, ताकि एक क्लैरिटी आती है। ठीक है ना? फिर देखिए, आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान जिम्मेदार रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया सरकार के विश्वसनीयता के रक्षक के रूप में समाज में भूमिका सोशल मीडिया की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ऐसी ताकतों के जकड़ में होता है जो कोई सरकार है उसको गिराना चाहती है, जनता की नजरों में उसकी छवि को धूमिल करना चाहती है, ताकि उनके जो है फेवर की सरकार आए, जो ऐसी नीतियां लाए जो उनको लाभ देती हों। तो ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया एक सरकार की वैधता और विश्वसनीयता के रक्षक के रूप में सामने आती है। सोशल मीडिया पे आप जो है मैंने देखा है कि मिनिस्ट्रीज के हैंडल सोशल मीडिया पे हैं, जो निरंतर सूचना जारी करती रहती है। मान लीजिए कोई मिथ्या प्रचार किया जा रहा है सरकार के विरुद्ध, तो सोशल मीडिया पर ये जो सरकारी हैंडल है, जो आधिकारिक स्पोक्स पर्सन के हैंडल होते हैं,
ये आकर सत्य को बताते हैं कि ऐसा नहीं है, ये सब जो बातें बोली जा रही हैं वो बिल्कुल झूठ है। ठीक है? क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? फिर देखिए, सरकार द्वारा जनता की नब्ज जानने के लिए उपयोग, ताकि समय रहते किसी भी बड़े पैमाने पर सरकार के विरुद्ध असंतोष को रोका जा सके। पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट, उसमें एक मिथ्या सूचना फैल गई थी कि इस बार जो है सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फसल जो है नहीं उठाएगी। ये बिल्कुल मिथ्या सूचना थी, ऐसे ही फैला दी गई थी, जबकि पंजाब सरकार का ऐसा कोई मंशा नहीं थी। तो इससे पहले कि वो एक आंदोलन के रूप में जो है कन्वर्ट होता, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने जितने भी किसान थे, किसी डेटा से उनके नंबर वगैरह उठाए और उन नंबरों पे जो है और सोशल मीडिया पे आधिकारिक हैंडल से ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, कि सरकार जो है एमएसपी पे इस फसल को नहीं उठाना चाहती है। तो कृपया जो न्यूज़ भ्रांति फैलाती हैं, उनकी ओर ध्यान न दें और इस चीज़ का विश्वास रखें कि आपकी जो फसल है उसको एमएसपी पे उठाया जाएगा। तो ये एक रोल जो है वो सोशल मीडिया निभाती है, एक सकारात्मक इसका पहलू है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी चुनौती आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौती बने, उससे पहले ही उसको रोक दिया जाता है। क्लियर हुआ? तो सरकार के विरुद्ध जो है मिथ्या प्रचार नहीं किया जा सकता। नफरत फैलाना आतंकवादी समूहों के लिए वरदान, एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए चुनौती, ये पॉइंट पहले भी लिख दिया था। तो इसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आपको क्या ये समझ में आया कि मीडिया और सोशल मीडिया का क्या रोल है आंतरिक सुरक्षा से संबंधित? ये अलग अलग पहलू मैंने आपको, देखिए एक प्रश्न है कि सर आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता रहे हो, तो इनको हम नेगेटिव समझे या पॉजिटिव, दोनों समझिए ना। देखिए क्या होता है कि वो पॉइंट मैंने लिखा, जैसे सोशल मीडिया का ये पॉइंट लिखा कि भाई सरकार की विश्वसनीयता को बचाने में वो काम आती है, तो क्या सरकार की विश्वसनीयता को घटाने में उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता? आप बताइए, मुझे सोच के सामान्य बुद्धि लगा के बताइए। हो सकता है। तो मैंने सिर्फ पॉइंट लिख दिया है, उसका सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है ना? हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है, क्योंकि आपके जो, हाँ, डीप फेक का भी एक बहुत बड़ा इशू है, बिल्कुल सही बात है। और डीप फेक जो है वो विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, जबकि वो है फेक। ठीक है? तो आप जो है चीजों को इस तरीके से लीजिए कि मैंने सिर्फ पॉइंट लिखा है, उस पॉइंट की व्याख्या मैंने कर दी है, क्योंकि टॉपिक आपके सिलेबस में ये है कि मीडिया और सोशल मीडिया का आंतरिक सुरक्षा में क्या रोल है। तो मैं आपसे पूछूं, क्या सकारात्मक रोल है या क्या नकारात्मक रोल है या दोनों रोल है? मेन स्ट्रीम मीडिया और दोनों है, और मैंने दोनों पहलू आपको हर एक पॉइंट के साथ बता दिए। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है। अब मुझे बताइए कि आपको इसमें कोई डाउट है? ठीक है। तो इसका प्रश्न आएगा तो आप इसका उत्तर लिख लेंगे, है ना? देखिए, ये पॉइंट के मैंने कुछ-कुछ व्याख्या जो है इसके अंदर लिख दी है। हालाँकि ये पॉइंट मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। तो कुछ छात्रों का एक कंसर्न था कि भई पीपीटी में थोड़ी-थोड़ी व्याख्या ज़रूर लिखें। तो ये थोड़ी-थोड़ी व्याख्या लिखी हुई है। शिक्षाप्रद भूमिका क्या है? तो ये मैंने चर्चा कर ली है। शिक्षा देना मीडिया का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ शिक्षा का अर्थ औपचारिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि ज्ञान संप्रेषण के समस्त रूप शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तथा मीडिया द्वारा संप्रेषित होने वाला प्रत्येक संदेश, चाहे वह सूचना के रूप में हो या मनोरंजन के लिए, उसमें शिक्षा का तत्व किसी न किसी रूप में होता है। ठीक है?
सामान्य तौर पर एक खोजी पत्रकार से यह अपेक्षा की जाती है कि किसी भी संभावित कहानियों की पहचान करने के लिए समाचार के एजेंडे को बनाए रखें। उन लोगों के साथ संबंध बनाएं जो सूचना के स्रोत प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान और भविष्य की जांच के बारे में निर्माता और कार्यक्रम टीम के साथ संपर्क करें। ठीक है, ये खोजी पत्रकारिता की भूमिका है। जी, एसएमई साहब ने इसका ठीक ही उत्तर दिया है, लेकिन डीप फेक के कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे देखिए, डीप फेक एक सकारात्मक पहलू इसका ये है कि आप उससे जो है, जो कैरेक्टर जिंदा नहीं है उनको दोबारा पुनर्जीवित कर सकते हैं, है कि नहीं? अब तो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं वो इतने उत्तम कैटेगरी के बनाए जाते हैं कि मूवी में अगर उनका कोई रोल निर्धारित किया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये झूठा कैरेक्टर है कि सच्चा कैरेक्टर है, कृत्रिम है कि वाकई में ऐसा इंसान कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं? लेकिन डीप फेक के जो अलग चुनौतियां जो आती हैं वो ये हैं कि डीप फेक को पहचानना इस मुश्किल है, इस वजह से लोगों को डीप फेक पर बहुत आसानी से विश्वास हो जाता है। आप इसको फॉरेंसिक में चेक करवाएंगे तो फॉरेंसिक में भी इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने जब शोध किया था तो उस समय मैंने ये पाया था कि पूरे संसार में एक तो मेरे ख्याल से पेंटागन और मतलब अमेरिका की जो डिफेंस एजेंसी है वो, और दूसरा अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है वो, डीप फेक को पहचानने का दावा करती हैं, लेकिन वो भी ये दावा नहीं करती कि डीप फेक को हम 100% पहचान सकते हैं। वो कहती है कि 70-80% पॉसिबिलिटी है कि उसको पहचान लिया जाए। और उसका भी उन्होंने तरीका क्या बताया कि जो आंख की पुतली होती है उसके अंदर जो रोशनी होती है वो जो है उससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये जो कैरेक्टर है वो नकली है कि असली है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस स्पीड से जो है तरक्की कर रहा है तो निश्चित तौर पे इस कमी को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा कर लेगा। तो ये अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती खड़ी कर देगा। ठीक है। हाँ, जिस छात्रा ने प्रश्न किया था उसने पूछा कि नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो नेगेटिव पॉइंट आपको समझ में आया है? नेगेटिव पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा नेता है जो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है और उसकी छवि अगर खराब करनी है तो डीप फेक बना दिया जाए, तो उससे जनता के सामने जो उसे सच मान लेगी उसकी छवि खराब हो जाएगी और उसको जो है पावर से बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए, कौन पावर में आए कौन पावर से जाए ये निर्णय होता है जनता का। एक संप्रभु राष्ट्र में बाहर की एजेंसियों का कोई रोल नहीं होना चाहिए ये निर्धारण करने में। तभी तो आप अपने देश को सॉवरन कहते हैं ना। सॉवरन क्यों बोला जाता है? सॉवरन मतलब भाई हमारे मैटर हम डिसाइड करेंगे, कोई बाहर से इंटरफेयर ना करे। लेकिन डीप फेक क्या, अगर मान लीजिए किसी नेता की छवि धूमिल करने के लिए या किसी ऐसे नेता जो भ्रष्ट है उसकी छवि को सुधारने के लिए अगर डीप फेक का इस्तेमाल होता है तो क्या ये हमारे सॉवरेनिटी में इंटरफेरेंस नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है? आप क्या मानते हैं? क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ। हाँ, ये देखिए एसएमई साहब ने इसका बहुत अच्छा उत्तर लिख दिया है। आप एक बार वो भी देख लीजिएगा कि डीप फेक का सकारात्मक और नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ, डीप फेक का रॉन्ग यूज भी किया जा रहा है, नकारात्मक यूज भी किया जा रहा है, ये भी है। लेकिन मैंने आपको कनेक्शन बताया कि भाई आंतरिक सुरक्षा के साथ देखिए क्या होता है ना कि बाहर की इसी को तो आप नियो इंपीरियलिज्म क्या होता है? नियो इंपीरियलिज्म, ये नियो इंपीरियलिज्म इसी को बोला जाता है। उसमें जो है जाके किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया जाता है। वहां पर कौन सी सरकार बैठेगी ये
बाहर की शक्तियां निर्धारण करती हैं ताकि उस सरकार के थ्रू ऐसी नीतियां लाई जा सके जो उनके भले की हो, लेकिन किसकी कीमत पे? ये उस देश के जो लोग हैं, उस देश का जो समाज है, उसकी कीमत पे। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो देखिए मीडिया की सामाजिक जिम्मेदारी। मीडिया आज जन सामान्य की आवश्यकता बन गया है, इसलिए इसके सामाजिक दायित्व भी हैं। मीडिया हर घटना का ब्यौरा लोगों तक सबसे पहले पहुंचाता है। अतः इसका दायित्व है कि लोगों को मिलने वाली सूचना सत्य पर आधारित हो। सत्य वृतांत प्रस्तुत करना मीडिया का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर मीडिया इसका अपोजिट रोल प्ले करती है तो वो भी अपने आप में एक समस्या बनती है। उत्तरदायित्वपूर्ण रिपोर्टिंग का मुद्दा। मीडिया का उत्तरदायित्व यह भी है कि वह लोगों को भ्रमित ना करे, किसी भी घटना का ब्यौरा स्पष्ट भाषा में दे, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई प्रचार विचार गलत विचार प्रकट ना करे। ठीक है ना? एक छात्रा है, वो लेयरिंग पूछ रही है अभी। मेरे ख्याल से उनके पास ये लेक्चर सैटेलाइट के थ्रू जा रहा है, जिसमें लगभग 1.5 घंटे का डिले आ रहा है। ऐसा है क्या? प्रभु, जब लेयरिंग की बात चल रही थी उस समय आपने ये प्रश्न पूछा होता। ठीक है। फिर देखिए साइबर आतंकवाद में मीडिया, एक सोशल मीडिया खासकर, ये रोल प्ले कर सकती है। सोशल इंजीनियरिंग मिथ्या प्रस्तुति के माध्यम से जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने का एक दृष्टिकोण है। यह एहसास किए बिना कि इसमें सुरक्षा भंग हो रही है या जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों की जागरूकता में हेरफेर करना है। यह दूरभाषा और ईमेल या व्यक्ति के माध्यम से प्रतिरूपण का रूप ले सकता है। कुछ ईमेल प्राप्तकर्ता से अनुलग्न को खुलवाने के लिए बहलाते हैं, जो आपके कंप्यूटर में एक वायरस या दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम को सक्रिय कर देता है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग है। फिर देखिए सोशल मीडिया से एक बड़ी चुनौती ये भी खड़ी होती है कि सुरक्षा बलों का राजनीतिकरण होता है। ये अपने आप में ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरक्षा बलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सुरक्षा बल तो एक सिर्फ माध्यम है सरकार के। ठीक है ना? तो कई बार ऐसे होता है कि चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पैरामिलिट्री हो, उनका राजनीतिकरण होना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। तो राजनीतिज्ञों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सुरक्षा बलों को अपने जो अ, सस्ते छिछले जो लड़ाइयाँ हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ, इससे दूर रखें। जो भी सरकार में आएगा उसका आदेश का पालन करना ये सुरक्षा बलों का काम है। सुरक्षा बलों को जो है अपनी राजनीति के बीच में ना लाएं। देखिए कुछ प्रश्न पे ध्यान दीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए। विचार करते हुए कि साइबर स्पेस देश के लिए खतरा प्रस्तुत करता है, भारत को ऐसे अपराधों को रोकने के लिए एक डिजिटल सशस्त्र बल की आवश्यकता है। 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन में दिखाई देने वाली चुनौतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए इस नीति का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हम जो साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा। डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में आई, और एक जो है वो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 में आई। जो 2020 की रणनीति है उसमें किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया उसकी विस्तार से चर्चा होगी साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत। ठीक है?
और 2013 की जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी थी, उसके अंदर क्या कमियां रह गई थी, उसकी भी मैं चर्चा आपको डिटेल में करूंगा। तो इस प्रश्न को जो है तब तक के लिए छोड़ देते हैं। देखिए टाइम तो कम रह गया है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी की कुछ चर्चा कर लेते हैं। विस्तार से चर्चा बाद में करूंगा, उससे पहले जो है एक डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम आपको ये समझने में काम आएगा कि साइबर सिक्योरिटी से संबंधित तो इस पे मुझे जो है कल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, एक छात्रा का कहना है कि इसके बारे में करंट में ही पढ़ा था डीप फेक के साथ। बिल्कुल। देखिए डीप फेक अपने आप में एक चुनौती इसलिए भी है क्योंकि अ, मतलब जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसके हिसाब से ही बोल रहा हूँ, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, कि डीप फेक से आप एक वीडियो बनाते हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी। व्यक्ति इनोसेंट है, लेकिन डीप फेक से ये दिखा दिया गया। अब उस डीप फेक को एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया गया जज के सामने। जज के सामने इस व्यक्ति ने ये बोला कि ये मैं नहीं हूं। अब इसको जज ने ऑर्डर कर दिया कि ठीक है, आप फॉरेंसिक लैब में भेज दीजिए और वहां पर इसको चेक कीजिए कि ये सत्य है कि नहीं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीप फेक को फॉरेंसिक लैब नहीं पकड़ सकती। ठीक है। तो फॉरेंसिक लैब उसको क्या भेजेगी कि ये वीडियो हमें ठीक दिखाई दे रहा है, मतलब ये वीडियो जेन्युइन है। तो आपको क्या लगता है उस व्यक्ति के साथ क्या होगा? सजा दी जाएगी या उसे छोड़ दिया जाएगा? हाँ, सजा दी जाएगी। तो ये न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? तो आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए चुनौती खड़ी हुई कि नहीं हुई? अच्छा, आंतरिक सुरक्षा के साथ आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? क्योंकि ये छात्रा ने प्रश्न पूछा है तो मैं आपको थोड़ा-सा लिंक बता देता हूँ। आपने जब पहला लेक्चर अटेंड किया था तो मैंने उसमें आपको 2 आयाम बताए थे। किसी भी राज्य के शक्ति के। वो 2 आयाम कौन-से थे? भौतिक आयाम और मनोवैज्ञानिक आयाम। याद है? फिजिकल और साइकोलॉजिकल, बिल्कुल। अच्छा, साइकोलॉजिकल में मैंने आपको क्या समझाया था कि उसके मैंने आपको 2-3 पहलू समझाए थे साइकोलॉजिकल के। साइकोलॉजिकल में ये कि जो है राजनीतिक इच्छा, अच्छा राजनीतिक इच्छा किससे आती है? तो क्या बताया था? अगर आपको याद है तो? लोगों से आती है, जनता से आती है। मतलब जनता का विश्वास होना चाहिए सरकार के अंदर, तभी सरकार कुछ कर सकती है। खासकर लोकतांत्रिक प्रणाली में तो ऐसा ही है। मानते हैं ये बात? तो जनता का सपोर्ट। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर किसी शीर्ष पे बैठे नेता के विरुद्ध कोई ऐसा वीडियो सामने आए कि वो जो है चरित्रहीन है या कुछ ऐसा जो जनता के ऊपर जो है हँस रहा है, उसकी उसको मूर्ख बता रहा है, तो ऐसे नेता की छवि गिरेगी कि नहीं गिरेगी? अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब वोट होंगे, तो ऐसा नेता दोबारा चुना जाएगा या उसकी जो पार्टी है, उसकी सरकार बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। अच्छा, एक स्थिति क्या जो स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्थिति पैदा होने की संभावना हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो बताइएगा आप। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा नेता हो या कोई ऐसा पार्टी हो, जो राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा को लेकर, लोगों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी कार्यरत हो, काफ़ी काम करती हो, लेकिन बाहर की शक्तियाँ उससे खुश ना हों। अब बाहर की शक्तियाँ ये कोशिश करें कि इस सरकार की छवि को कैसे धूमिल किया जाए और भारत की जनता को कैसे बाध्य किया जाए कि वो इस सरकार को ना चुन के अपोजिट सरकार को चुने। क्या
ऐसी संभावना हो सकती है कि डीप फेक के जरिए ऐसा एक अटेम्प्ट किया जाए? क्या ये संभावना हो सकती है? हो सकती है कि नहीं? पॉसिबल है। होती है कि नहीं, मैं उसकी उस पे कमेंट नहीं कर रहा। ठीक है? ना मैं किसी विशेष सरकार का नाम ले रहा हूँ या किसी विशेष पार्टी का नाम ले रहा हूँ। ठीक है? मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल रहता हूँ। मेरे लिए तो वही पार्टी महत्वपूर्ण है, जो जनता के लिए काम करे, जनता की भलाई का काम करे, जनता के सुख में ही खुद का सुख ढूँढे। मेरे लिए तो वही महत्वपूर्ण है, लेकिन जो मैंने आपको स्थिति बताई, वो उसकी संभावना बनती है कि नहीं बनती है? हाँ। नहीं, होने को कुछ भी हो सकता है सर, एक छात्र ये लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पानी को आग नहीं बनाया जा सकता, है कि नहीं? आग को पत्थर नहीं बनाया जा सकता, तो कुछ भी तो नहीं हो सकता, लेकिन ये रीज़नेबल पॉसिबिलिटी लगती है कि नहीं, कि ऐसा होने की संभावना है और ऐसा किया जा सकता है। हाँ, तो इसमें जो है डीप फेक का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। डीप फेक से बनाए गए जो वीडियो होते हैं, डीप फेक से बनाए हुए जो फोटोज होते हैं, उसमें आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये फोटो झूठा है या आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। ये क्लियर हुआ? जब मैंने ये बोल दिया कि उस फॉरेंसिक लैब भी उसको पकड़ नहीं सकती है, उसको भी बहुत मुश्किलें आएंगी, तो आम जनता का तो क्या ही कहना। आम जनता तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये वीडियो जो है झूठा है, लेकिन उसको भी सच मान लेते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, है कि नहीं? क्लियर हुआ? समझ में आया कि आंतरिक सुरक्षा के लिए। अच्छा, मान लीजिए डीप फेक के कारण जो ये सरकार है वो गिर जाती है और एक दूसरी सरकार आ जाती है जिसे बाहर की शक्तियां लाना चाहती थी, तो ये आंतरिक सुरक्षा के लिए सकारात्मक होगा कि नकारात्मक होगा? खतरनाक है, निश्चित तौर पर। तो क्लियर लिंक आपको समझ में आया डीप फेक के साथ, किस प्रकार आंतरिक सुरक्षा के साथ, ठीक है ना? और किसी भी सोसाइटी में प्रोपेगेंडा फैलाने में ऐसे वीडियोस और फोटोज का इस्तेमाल हो सकता है। ये मुख्यतः जो है वो मनोवैज्ञानिक आयाम पर प्रहार करता है, डिफेक्ट, इसीलिए इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा माना जा सकता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? जी, बिल्कुल। एक प्रश्न कर रहे हैं छात्र, डीप फेक क्या होता है सर? हमने पूरी पूछ रहे हैं हमसे कि सीता कौन थी, राम कौन थे, मुख्य पात्र कौन थे? ठीक है, चलिए साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। इसमें मैं आपको जो है एक डायग्राम बना रहा हूँ। इस डायग्राम को मैं एक स्लाइड पे नहीं ला पाऊंगा, मुझे कम से कम 2 या 3 स्लाइड का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन शायद आप अपने A4 साइज के पेपर पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये डायग्राम है भारत सरकार, इसको आप बना लीजिए, उसके बाद जो है साइबर सिक्योरिटी की चर्चा होगी। भारत सरकार की साइबर सुरक्षा पदानुक्रम और जिम्मेदारियों का विभाजन।
देखिए, एक छात्रा का प्रश्न है कि सर क्या डीप फेक पर बैन नहीं किया जा सकता? प्रॉब्लम बैन करना नहीं है, प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हाँ, ये किया जा सकता है कि जो व्यक्ति डीप फेक में इन्वॉल्व मिलेगा, उसके लिए सजा कड़ी से कड़ी रखी जाएगी। ठीक है? ये आप कह सकते हैं कि कानून में फेरबदल होना चाहिए और इससे संबंधित आईपीसी में भी कुछ सेक्शन हैं। ठीक है? जहाँ पर आप जो है किसी की आइडेंटिटी बदल कर और उसको गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक व्यापक कानून होना चाहिए जो इन समस्याओं के साथ उभरती समस्याओं के साथ डील कर सके। ठीक है? क्लियर? एक छात्रा कह रहे हैं कि जो आप लिखते हैं वो स्क्रीन पे क्यों नहीं दिखता है? बाकी छात्रों को तो दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर जो है आप प्रधानमंत्री कार्यालय, ये थोड़ा-सा पेचीदा डायग्राम बन सकता है, लेकिन इससे आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। प्रधानमंत्री कार्यालय जो है उसको इनपुट मिलते हैं रॉ से, खासकर जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है उससे संबंधित इनपुट जो है वो रॉ से मिलते हैं। फिर सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति, जिसका हिस्सा प्रधानमंत्री खुद होते हैं, उसको लीड करते हैं। इसमें जो है आपके वित्त मंत्री आते हैं, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है डिफेंस साइबर एजेंसी आती है, एक सेपरेट जो है, क्योंकि जो है डिफेंस का जो साइबर स्पेस है उसे अलग माना जाता है, बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, इस वजह से उसके लिए एक स्पेशल एजेंसी बनाई गई है। मैं इस पे चर्चा करूंगा कि क्या भारत में ये योग्यता है कि अगर कोई देश भारत के ऊपर साइबर वॉर लॉन्च करता है तो क्या हम उसका प्रत्युत्तर देने में सक्षम है, क्योंकि इस पे चर्चा जो है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय उसका कोई समाधान नहीं दिखता था। तो आज हम किस स्थिति में हैं? क्योंकि एक योग्यता होती है साइबर अटैक को रोकने की और एक योग्यता होती है, इसको कहते हैं ऑफेंसिव कैपेसिटी, मतलब कि हमला करने की। अगर पता चले कल्पना कीजिए, पता चले कि चीन ने हमारे साइबर स्पेस पे हमला किया है और जिसकी वजह से काफी डैमेज कॉज किया है, उसकी चर्चा हम कल के लेक्चर में करेंगे डिटेल में कि साइबर सिक्योरिटी से संबंधित क्या-क्या खतरे हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि वो हमारे जो संवेदनशील संस्थाएं हैं उस पे अटैक करता है, तो क्या हमें ये सक्षमता है कि हम इसका बदला ले सकें? हम चीन के संस्थानों पे हमला कर सकें? बात क्लियर हुई? ठीक है? तो रक्षा मंत्रालय, फिर इसमें आप लिखेंगे विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। अच्छा, ये जो सारे मंत्रालय हैं, ये एक महत्वपूर्ण संस्था है, उसको कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद।
राष्ट्रीय इसको अलग